हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विजिटेन। डे स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो कि सोशल साइंस का पार्ट है। और इसका चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सिविक्स का ही पार्ट है और इस चैप्टर को हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि बताया गया कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, मैंने पहले ही बोला। तो मतलब क्या है कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की ज़रूरत क्यों है। तो इसके लिए सबसे पहले हम डेमोक्रेसी वर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी है क्या। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र, आज की जितने भी सरकारें हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो सभी अपने आप को लोकतंत्र कहलाना पसंद करती हैं। हालांकि लोकतंत्र की क्या परिभाषा है, डेफिनेशन क्या है, इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर से। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हमने दिया है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, यानी गवर्नमेंट का स्वरूप। तो गवर्नमेंट का, जैसे अगर हम डेमोक्रेटिक वर्ड को, डेमोक्रेसी वर्ड को अगर हम बात के लिए एक्सप्लेन करें, तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक प्रकार की सरकार का स्वरूप होता है, इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें जो सरकारें होती हैं, जो शासक वर्ग होते हैं, वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ये क्या है, इसकी यानी डेफिनेशन बताई गई है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था फ्रांस के बारे में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा कि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मोनार्ची था। क्या था? मोनार्ची। कौन था? लुई 16। क्या था? ये मोनार्ची। तो एक तो हो गया मोनार्ची, ये क्या है, एक यानी कि वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। दूसरा जो है गवर्नमेंट, वो क्या है, डिक्टेटरशिप। क्या है? डिक्टेटरशिप है। ये भी एक गवर्नमेंट का स्वरूप है, डिक्टेटरशिप भी, ये भी एक सरकार का स्वरूप है। और तीसरी अगर हम बात करें तो क्या है, आर्मी रूल, यानी कि जहाँ पे आर्मी शासन होता है वहाँ पर भी, यानी कि आर्मी के द्वारा भी शासन किया जाता है, ये भी गवर्नमेंट का एक स्वरूप होता है। और चौथा डेमोक्रेसी खुद, जो कि आप इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो तो भारत में देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सारी जितने भी ऑफिसर, जितने भी लोग होते हैं, सभी लोग चुने हुए होते हैं, हर एक लेवल के लोग। तो इस वजह से इसको हम डेमोक्रेसी यानी कि कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोनार्ची, मोनार्ची क्या है, यानी जिसे हम कहते हैं वंशानुगत शासन। इसमें क्या होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, यानी अगर कोई राजा है तो उसका जो आने वाला जनरेशन, जो उसका लड़का है, वो उस समय तक प्रिंस रहता है, जब तक राजा जिंदा रहता है। और उसके मृत्यु के पश्चात क्या होता है, वो खुद वहाँ पे राजा बनता है। तो ये क्या है, इस प्रकार की यानी कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसे हम मोनार्ची कहते हैं, जहाँ पर यानी कि वंशानुगत शासन होता है, वंश के आधार पर ही शासन होता है, इसे हम मोनार्ची कहते हैं। इसका अगर हम जीता जागता स्वरूप, तो हमने बताया फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में हम लोगों ने जब पढ़ा था तो वहाँ पे क्या देखा था कि वहाँ पे क्या था, मोनार्ची था। लुई 16 क्या था, वो भी यानी कि एक राजा का बेटा ही था, तो वहाँ पे मोनार्ची था। अगर और भी बात करें तो हम यानी सऊदी अरेबिया में भी देख सकते हैं, आज भी सऊदी अरेबिया में मोनार्ची है। वहाँ पे वंशानुगत शासन आज भी जारी है। और कुछ समय पहले तक अभी नेपाल में भी इस प्रक्रिया को हम देख सकते थे, वहाँ पर भी इन चीज़ों को हम रियलाइज़ करते। तो नेपाल हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, और पहले यानी कि फ्रांस रिवॉल्यूशंस, ऐसे रशियन रिवॉल्यूशंस भी पढ़ेंगे, वहाँ पर भी देखेंगे कि मोनार्ची का यानी कि वहाँ पे पहले रूल होता है, वहाँ पर भी जो गवर्नमेंट होती है मोनार्ची होती है। तो इस तरह से मोनार्ची को हम लोगों ने समझने की कोशिश की। जो दूसरा पॉइंट है डिक्टेटरशिप। क्या है? डिक्टेटरशिप। इसे क्या कहते हैं? तानाशाही कहते हैं। जैसे अगर आप प्रेजेंट में डिक्टेटरशिप को देखना चाहते हो तो डिक्टेटरशिप वर्तमान में आप देख सकते हो। कहाँ पे देख सकते हो? इसको आप देख सकते हो नॉर्थ कोरिया में। तो वहाँ पे क्या है, किम योंग जिम जो भी है वो क्या है, वहाँ पे डिक्टेटर है। और अगर आपने अभी आप आगे भी पढ़ोगे, जर्मनी जब पढ़ोगे जर्मन में, तो वहाँ पे हिटलर के बारे में आप सभी ने सुना हुआ है। ये क्या था? एक यानी डिक्टेटर था। तो इस तरह से आप डिक्टेटरशिप को यानी कि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी समझ सकते हो कि वहाँ क्या होता है, एक व्यक्ति का ही शासन होता है, निरंकुश शासन होता है, और उसके हाथ में सारी सत्ता होती है, और जैसे चाहता है वो पूरे यानी कि अपने इसका पूरा फ़ायदा उठाता है, अपने अधिकारों का पूरा फ़ायदा वहाँ पे उठाता है, और जनता पूरी वहाँ पर परेशान होती है। तो इसे ही डिक्टेटरशिप, तानाशाही कहा जाता है। तीसरा जो है ये क्या है, आर्मी रूल। आर्मी रूल में क्या होता है, यानी कि आर्मी का शासन होता है। जैसे क्या है, पाकिस्तान में 1999 की बात है, वहाँ पे जनरल परवेज मुशर्रफ उस समय यानी कि हेड ऑफ यानी कि आर्मी थे। और क्या किया इन्होंने, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसका तख्ता पलट करके
खुद को वहाँ पे यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव यानी घोषित कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वहाँ पे रेफरेंडम और कई मतलब वहाँ पे लीगल ऑफ ऑर्डर यानी कि करके अपने को वहाँ का राष्ट्रपति घोषित किया और अपना जो समय यानी कि पीरियड था उसको भी 5 साल इन्होंने इंक्रीज़ किया। तो इस तरह से यानी आर्मी रूल आप देख सकते हैं। ऐसे आप म्यांमार में देख सकते हो, जीता जागता एग्जाम्पल, म्यांमार में भी आर्मी रूल। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ आप देख सकते हो जहाँ पर आर्मी रूल है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी अब्राहम लिंकन बहुत ही फेमस यानी कि ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इन्होंने कहा था कि लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा जो शासन होता है, जिसे कहते हैं बाय द पीपल्स फॉर द पीपल्स ऑफ द पीपल्स, यानी क्या है, लोगों का लोगों के लिए और लोगों के ही द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है, इसी को यानी डेमोक्रेसी लोकतंत्र कहा जाता है। ये इन्होंने अपना मत दिया था लोकतंत्र के बारे में। तो क्या लोकतंत्र सिर्फ यहीं तक सीमित है कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों का ही शासन हो? तो क्या इसको हम समझ सकते हैं अगर ऐसा है तो क्या वहाँ पर लोकतंत्र है? नहीं, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे केसेस में देखेंगे कि वहाँ पर लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं और लोग ही चुने जाते हैं, लोगों के लिए ही चुने जाते हैं। उसके बावजूद भी वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं लोकतंत्र की, लोकतंत्र नहीं भी होता है। तो लोकतंत्र को हम और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अब क्या है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की जो विशेषता है ये यानी कैसी है, लोकतंत्र की विशेषता फिर क्या है। तो इसमें फर्स्ट नंबर हम देखेंगे, कहा गया है इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट सेट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। यानी कहा गया है, इसका जो फर्स्ट फीचर बताया गया डेमोक्रेसी का, कि जो लोकतंत्र है इसमें जो अंतिम निर्णय, जो शक्ति यानी कि पूरे यानी कि पावर की जो अंतिम निर्णय होती है वो किसके हाथ में होती है, वो उनके लिए लोगों के पास होती है, जो इलेक्ट होते हैं उन्हीं के पास होती है। यानी अंतिम निर्णय किसी भी मामले पे अंतिम निर्णय किसको लेना होता है, जो चुने हुए लोग होते हैं उन्हीं का अंतिम निर्णय होता है लोकतंत्र में। तो आप इस तरह से अगर एग्जाम्पल देखें, परवेज मुशर्रफ जी का पाकिस्तान में हमने बताया अक्टूबर 99 में चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित किया। उसके बाद 2000 में इन्होंने रेफरेंडम पास किया और उसके तहत इन्होंने अपने टाइम पीरियड को 5 ईयर्स का मतलब एक्सटेंशन किया उसमें, और फिर इन्होंने उसी वर्ष लीगल फ्रेमवर्क आर्डर यानी कि प्रस्तुत किया और उसके तहत इन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित किया और अपने पद में काफ़ी इन्होंने वृद्धि की। वहाँ के जो संविधान था उसमें भी संशोधन किया। तो इस तरह से इन्होंने वहाँ पर अपना मतलब शासन किया। तो एक प्रकार से आर्मी रूल भी था वहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि ये क्या था, यानी कि किसके अब जो भी यानी कि इन्हें निर्णय लेना होता था तो ये खुद लेते थे। हालांकि वहाँ पर उस टाइम भी लोग चुने जाते थे, लेकिन चुने जाने के बावजूद यानी जो अंतिम निर्णय होता था, फाइनल डिसीजन होता था, उनमें कौन से लोग होते थे, उनमें आर्मी के ही लोग होते थे। आर्मी के लोग ही ऑफिसर्स होते थे जो क्या करते थे, उस पर डिसीजन लेते थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पर आर्मी रूल यानी कि जो मतलब जो फाइनल डिसीजन लेने का बात कहा गया था कि केवल इलेक्टेड पीपल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्टेड पीपल क्या करते थे, ये फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते थे। तो इस तरह से यहाँ पे क्या था, यहाँ पे यानी कि फाइनल डिसीजन ये नहीं लेते थे। तो ये एक प्रकार से क्या थी, फीचर्स थी डेमोक्रेसी की। दूसरी जो विशेषता है डेमोक्रेसी की कि या डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यानी कोई भी लोकतंत्र जो है वो अवश्य ही बेस्ड होनी चाहिए किस पे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे। यानी निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, वेयर दोज इलेक्टेड हैव अ फेयर चांस ऑफ लॉसिंग। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो भी चुना जाए उसको क्या होना चाहिए, यानी कि पूरी उम्मीद होनी चाहिए कि वो भी कभी हारे। ऐसा ना हो कि वो हमेशा के लिए ही चुना जाए। जैसे कि अगर हम आपसे बात करें कि जो भारत में आप देख सकते हैं कि 2014 के पहले यानी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस गवर्नमेंट भी बहुमत में थी उस टाइम पे। उसके बाद क्या हुआ, जब चुनाव हुआ अगली बार तो बीजेपी आई 2014 में, बीजेपी रही। फिर उसके बाद बीजेपी भी मतलब पूरे तरह से बहुमत में सरकार, यानी कि बहुमत क्या होता है, मेजॉरिटी में जो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं उसे बहुमत कहते हैं। तो मेजॉरिटी में बीजेपी में अपनी गवर्नमेंट बनी। उसके बाद 2019 में फिर से आपने देखा कि बीजेपी ने बनाई। और कोई ये पक्का नहीं कि बीजेपी अब 2019 के बाद नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा तो उसमें बीजेपी ही आए। हो सकता है कांग्रेस फिर से आ जाए, वहाँ पर क्या हो वो भी मेजॉरिटी में आ जाए। तो क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्येक यानी कि चेंज होता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि चेंज होता रहता है। तो इसी को फ्री एंड फेयर, और यहाँ पे पूरा क्या होता है, लोग यानी कि जो होते हैं वो जानते हैं, उन्हें भी हारने का भय होता है और वो भी यानी कि
पार्टियां क्या होती हैं, एक पार्टी हारती है एक जीतती है, ऐसा होता आ रहा है। नहीं तो आप किसी भी स्टेट के इलेक्शंस को देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए कि एक पार्टी हारती है एक जीतती है, ये कंटिन्यू प्रक्रिया है। तो इसे ही हम एक सफल लोकतंत्र कह सकते हैं, सक्सेसफुल अगर डेमोक्रेसी कहना है तो हम भारत का एग्जाम्पल यानी कि दे सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल भारत क्या होगा, डेमोक्रेसी के लिए माना जाएगा। हालांकि बहुत सी गवर्नमेंट आज के टाइम में ऐसी हैं जहां पे रियल में डेमोक्रेसी नहीं है, फिर भी वो अपने आप को डेमोक्रेटिक ही कहलाना चाहती हैं। इसी में चाइना का अगर हम एग्जांपल लें तो चाइना क्या है, यहाँ पे नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी यहाँ की जो संसद है, पार्लियामेंट है, इसको नेशनल पीपल कांग्रेस कहते हैं। यहाँ पे क्या है 3000 मेंबर्स यानी इसके जो सदस्य हैं 3000 मेंबर्स हैं के हैं। और क्या होता है, अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। और जितने भी सदस्य हैं ये सभी कहाँ से अप्रूवल इनको मिलता है, इनको सभी को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से ही मिलता है। यानी एकमात्र पार्टी है, उसी पार्टी से लोग खड़े होते हैं, वही इलेक्शन जीतते हैं और वही सरकार बनाते हैं, केवल एकमात्र। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम मोनोपोली कहेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एक ही पार्टी का यानी कि गवर्नमेंट होती है, वही पार्टी डिसाइड करती है कि कौन कौन क्या बनेगा। तो इस तरह से आप देख पाते हैं कि चाइना में क्या है कि यहाँ पे क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। इस तरह से यानी कि क्या है, यहाँ पे फेयर चांस ऑफ लॉसिंग यानी कि नहीं है, क्योंकि वो पार्टी तो हमेशा जीतेगी जीतेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि चाइना की कंडीशन यहाँ पे क्या है, मोनोपोली है। यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी इसको हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए क्या होना चाहिए, जो फाइनल डिसीजन होना चाहिए और फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, चांस ऑफ लॉसिंग भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से चाइना को हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। नेक्स्ट एग्जांपल जो है मैक्सिको का, तो मैक्सिको में आप क्या देखते हैं कि मैक्सिको में इलेक्शंस एवरी 6 ईयर, जैसे कि भारत में प्रत्येक 5 वर्ष पे चुनाव आयोजित किया जाता है, इस तरह से मैक्सिको में क्या होता था, इलेक्शन प्रत्येक 6 वर्षों पे होता था। और ये 6 वर्षों पे जब भी इलेक्शन होता था तो यहाँ पे पीआरआई पार्टी यानी कहा गया है कि पब्लिक रिवॉल्यूशनरी जो इंस्टीट्यूशन यानी जो पार्टी थी, यही पार्टी वहाँ पर हर बार यानी चुनाव जीतती थी। बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस करती थी, यानी गड़बड़ियाँ करती थी चुनाव में, चुनाव बूथ लुटवा लेती थी, चुनाव बूथ को यानी अपोजिशंस कंटेस्टेड बट नेवर मैनेज टू विन। अपोजिशन पार्टियाँ तो होती थी और वो प्रतिभाग भी करती थी, चुनाव में इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करती थी, लेकिन क्या होता था कि कहीं ना कहीं ये उसको मैनेज कर लेते थे वो पीआरआई के लोग, और यानी कि इलेक्शन को जीत लेते थे। इस तरह से बहुत सारी गड़बड़ियाँ करते थे और कभी कभी क्या होता था, अंतिम समय में पोलिंग बूथ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर देते थे ताकि लोग जो वहाँ के हैं वोटिंग ना कर पाएँ, और वहाँ पे दूसरों से वोटिंग करा के उसको यानी कंप्लीट उस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाता था। इस तरह से यहाँ पे क्या देखते थे, मैक्सिको का एग्जाम्पल कि मैक्सिको में किस तरह से यानी कि होता था। तो इसको हम यानी एक लोकतांत्रिक देश यानी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। तो ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इसी तरह से हम जिम्बाब्वे की बात करें कि जिम्बाब्वे में क्या था, जिम्बाब्वे में रॉबर्ट गैब्रियल मुगाबे, ये क्या है, एक महान व्यक्तित्व के पर्सन थे वहाँ पे, जिन्होंने वहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारी यानी कि जब वहाँ पर भी स्वतंत्रता संघर्ष हुआ तो उसमें अपने आप मतलब एक बहुत ही महान लीडर थे जिन्होंने क्या किया, उसको आज़ाद कराया। उसके बाद क्या हुआ, और ये जानू पीएफ यानी वहाँ की एक पार्टी थी और उस पार्टी के ये क्या हुए, मुखिया हुए जानू पीएफ के, और वहाँ पे 37 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। यानी कहा गया यानी कि बात करें कि 1987 से लेकर 2017 21 नवंबर 2017 को यानी कि इन्होंने रिजाइन दिया था, क्योंकि इन पर बहुत ही ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लग गए थे। और इन्होंने भी कहीं ना कहीं ये भी क्या करते थे, पूरी चीज़ों को यानी अपोजिशंस को बहुत ही उनको नुकसान पहुंचाते थे। उनकी पार्टियां यानी जब मीटिंग करती थी तो मीटिंग को ये काफ़ी क्षति पहुंचाते थे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये भी यानी कि उसका यानी दुरुपयोग करते थे। तो इस तरह से इनको भी हम नहीं कर सकते, और अमेंडमेंट करके यानी कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को अपने पावर में बहुत ज़्यादा वृद्धि ये कर लेते थे, और इस तरह से 37 वर्षों तक वहाँ पर शासन करते रहे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि थर्ड यानी कि जो फीचर थर्ड है उसकी बात करेंगे। तो थर्ड फीचर है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी एक व्यक्ति उसका एक वोट और उस वोट की समान वैल्यू यानी एक वैल्यू होनी चाहिए। यानी जैसे क्या है, सऊदी अरेबिया की बात करें तो बहुत यानी कई वर्षों तक यानी 2015 तक की बात कही गई है कि सऊदी अरेबिया में 2015 तक महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये क्या था, यानी समानता के अधिकार का हनन था वहाँ पे, यानी कि समानता नहीं थी, इक्वलिटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विमेंस को तो कोई राइट था ही नहीं वोटिंग करने का 2015 तक, यानी कि वहाँ पे विमेन को अधिकार नहीं था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू जो होनी चाहिए वो कंडीशन यहाँ पर नहीं थी।
दूसरा जो केस है एस्टोनिया में क्या था कि रशियन जो माइनॉरिटीज़ थी वहाँ पे वो यानी कि फेस करती थी, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को फेस करती थी अपने राइट टू वोट के लिए, क्योंकि वहाँ पर इन्हें वोट के अधिकार से वंचित किया गया था और यानी कि इसके लिए इन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया जो रशियन वहाँ पे अल्पसंख्यक लोग थे। ऐसे ही थर्ड जो केस है फिजी यानी कि एक कंट्री है जो आइसलैंड है इसको कह सकते हैं, और ये क्या है कि यहाँ पर भारतीयों की संख्या क्या है भी अधिक है, यानी हालांकि वहाँ के फिजीज़ जो रियल फिजीज़ हैं वो ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय भी काफ़ी संख्या में वहाँ रहते हैं। तो क्या है कि जो भारतीय फिजी वहाँ पे इंडियंस जो फिजीज़ हैं इनकी जो वोट की वैल्यू है वहाँ पे वो क्या है, जो वहाँ के रियल फिजीज़ हैं, फिजी लोग हैं, फिजी के निवासी हैं, उनकी वोट की वैल्यू से कहीं ना कहीं इनके वोट की वैल्यू को कम आंका जाता है, इसका मूल्य कम लगाया जाता है। यानी वहाँ पे अगर एक व्यक्ति का जो वहाँ के रियल फिजी हैं उनका एक व्यक्ति का अगर एक वोट है तो इनका कहीं 0.07 है, कहीं 0.8 है, इस तरह से यानी क्या है कि इनके वोट के वैल्यू को वहाँ पर यानी कि मेज़र किया जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे क्या है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि वहाँ पर भी इस तरह से कंडीशन नहीं है। इसी तरह से कहा गया कि इन डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, एवरी सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड एवरी वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। यानी अगर हम बात करें कि लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के पास एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के एक वोट का समान मूल्य होना चाहिए। ये लोकतंत्र को यानी कि परिभाषित करता है, निर्धारित करता है। इसी तरह से जो फोर्थ फीचर है डेमोक्रेसी का, यानी कहा गया अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी जो एक लोकतांत्रिक सरकार, रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट्स, यानी एक लोकतांत्रिक सरकार यानी जो शासन करती है उसके ऊपर कुछ यानी बाउंडेशंस यानी लिमिटेशंस होते हैं, जो क्या होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि जो संविधान होता है उसके तहत यानी कि उसका पालन करना पड़ता है और नागरिकों के अधिकार का सम्मान करना पड़ता है। इस तरह से यानी लोकतांत्रिक सरकार जो होती है ये ऐसा कार्य करती है। लेकिन जिम्बाब्वे के केस में हमने देखा कि जो रॉबर्ट मुगाबे थे ये बहुत ही पॉपुलर थे, यानी क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में जीत दिलाई थी। कहीं ना कहीं इनका फेम था उस दौरान, जैसे आपके यहाँ अगर बात करें तो महात्मा गांधी जी थे या चंद्रशेखर आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस, यानी ऐसे बहुत सारे महान लीडर जिन्होंने यानी कि क्या किया था, जो यहाँ पे जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था वहाँ पे बहुत ही अच्छा अपना नेतृत्व किया था। तो इस तरह से रॉबर्ट मुगाबे ने किया था, तो लोगों का कहीं ना कहीं उनके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट था, तो लोगों ने उन्हें जीता। लेकिन हालांकि बाद में जब यानी कि वो बन गए वहाँ के प्रेसिडेंट, तो उन्होंने बहुत सारे अपने मतलब कह सकते हैं कि माल प्रैक्टिसेस किए, बहुत ही वहाँ पे गड़बड़ियाँ की, और जो अपोजिशन की पार्टी थी उन्हें कहीं ना कहीं हरास करते थे, उनके मीटिंग को ब्रोक करते थे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते थे, और अपनी जो पावर थी प्रेसिडेंट की उसको बढ़ा लिया था इन्होंने, लोगों के प्रति जवाबदेही को इन्होंने कम कर लिया था, और टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड, और कहा गया जितना भी यानी कि मीडिया या सारी चीज़ें थी उस पर सब पर अपना इन्होंने नियंत्रण स्थापित किया था। हालांकि जब भी कभी मीडिया यानी कि जो भी न्यूज़पेपर वाले कोई अगर ऐसा इनका छाप देता तो उसकी एक क्लास लगा देते थे, कहीं ना कहीं उसे दंड देते थे। और कहा गया इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बस हरास्ड टू अगेंस्ट इंडिया, यानी न्यूज़पेपर्स को स्वतंत्र तो था लेकिन अगर इनके अगेंस्ट कोई बात आती थी तो उसको क्या करते थे, उसे दंड देते थे। इस प्रकार से यानी कि ये काम कर रहे थे। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम जजमेंट, कभी कभी जो इनकी सरकार थी मुगाबे की, ये कभी कभी यानी कि जो जैसे आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता था इस तरह से आर्डर को यानी जजमेंट को भी क्या करते थे, नकार देते थे, उसको भी इग्नोर कर देते थे और उसके अगेंस्ट यानी कि स्टेप लेते थे, कहीं ना कहीं जजों को भी यानी कि ये पनिशमेंट देते थे। तो इस तरह से ये क्या था, इनका काम था। तो आपने देखा कि क्या है डेमोक्रेसी, आखिर है क्या और किस तरह से डेमोक्रेसी। तो पहले क्या होता था स्टूडेंट्स की, पहले 1-2 साल पहले यानी कि फर्स्ट चैप्टर दूसरा होता था, लेकिन ये क्योंकि उसमें एग्जाम्पल्स बताए जाते थे, पूरी विशेषता बताई जाती थी, जैसे हमने मैक्सिको का केस बताया, जिम्बाब्वे का बताया, पाकिस्तान का बताया, ऐसे ही बहुत सारे केसेस को वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करते थे और सेकंड चैप्टर में सिर्फ इसकी डेफिनेशन देते थे, जो कि क्लास होता है जिसमें मैडम लिंगदो होती हैं और ये क्या करती हैं, कन्वर्सेशंस करती हैं, यानी स्टूडेंट्स होते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं उनसे और फिर यानी कि एक स्टूडेंट्स मेरी जो क्वेश्चन करती है उसके बाद सारे बच्चे उसमें जो क्लास के होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो डिस्कशन करते हैं कि ऐसा क्या है कि जब भी कभी यानी कि हमें पढ़ना है, लोकतंत्र के बारे में जानना है, तो हम पहले लोकतंत्र के उदाहरण को क्यों जानते हैं, परिभाषा को बाद में क्यों जानते हैं, ऐसे ही डिस्कशन करते हैं। तो मैडम जो लिंगदो होती हैं वो समझाती, मेघालय की यानी कि ये लोग
निवासी होते हैं, तो वो समझाती हैं कि देखो बेटा, जैसे कि क्या है, हम लोग पेन या बादल का या बारिश का हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग इसके अर्थों को बाद में जानते हैं, अर्थों को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इसी तरह से क्या है, लोकतंत्र के बारे में हम लोग पहले पढ़ लिए थे, और हालांकि अब इसी वजह से कहीं ना कहीं सीबीएसई ने यानी कि एनसीईआरटी से फर्स्ट चैप्टर जो था उसको हटा के जो सेकंड चैप्टर था उसको फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी को फर्स्ट चैप्टर के रूप में रख दिया है। तो वहाँ पे वो काफ़ी डिस्कशन होता है। हालांकि उस चैप्टर को बुक से हम आप सभी को एक्सप्लेन करेंगे। और क्या कहते हैं, आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।